आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। यह खबर आप सबसे जुड़ी हुई है। सबसे जुड़ी हुई क्यों है? क्योंकि वर्तमान में केंद्र सरकार ने एक वैसे विधेयक पर, एक ऐसे आदेश पर साइन कर दिया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है एक आदेश को, जिसमें रेलवे आईबीपीएस यानी कि जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए जो एग्जाम होता है और एसएससी का जो एग्जाम है, उन प्रीलिम्स एग्जाम को एक ही साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा करवाने की इजाजत दे दी है। यानी कि एक एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण खबर, आप सबसे जुड़ी हुई खबर, इसका विशेष रूप से विश्लेषण सुनिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी का प्री, आईबीपीएस बैंकिंग का प्री और रेलवे के वो एग्जाम जो बी और सी ग्रुप के हैं, उन सब के मेरे प्यारे साथियों जो गजेटेड या फिर सरल रूप से कहूं नॉन गजेटेड सर्विसेज जो भी हैं, उन सबको एक ही साथ एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाने के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए गए। कैबिनेट ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया। यह है कल की न्यूज। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि आप लोगों के लिए पढ़ने का एक नया पॉइंट एनआरए। एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझेंगे, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तसल्ली से बैठ करके सुनिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सब समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुने। नंबर 1 आप लोगों के लिए बनाई जा रही है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। क्या होती है ये, मैं आपको सरल रूप से समझाता हूं। जैसे आप जब रेलवे का एग्जाम लिखते हैं तो रेलवे बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप एसएससी का एग्जाम लिखते हैं तो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीजीएल, सीएचएसएल, फेज 8, एमटीएस, इन तमाम चीजों के एग्जाम। जब आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए एक कॉमन आईबीपीएस नामक एग्जाम होता है जो बैंकिंग के लिए सर्विसेज कलेक्ट करवाता है, सबका साथ में होता है। इन सभी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज को मर्ज करके एक बना दिया गया और उसका नाम क्या है? एनआरए। कब से कार्य करना शुरू कर देगा? 2021 से। कितना दूर है 2021? अगर मैं बात करूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद है 2021। अभी तिथि वगैरह आई नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए 2021 से काम करना शुरू कर देगा। करवाएगा क्या? एक एग्जाम करवाएगा। क्या करवाएगा? उस एग्जाम का नाम क्या होगा? उसका नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बोले कौन देगा इसे? मैंने कहा रेलवे वाले स्टूडेंट इसे देंगे, एसएससी वाले इसे देंगे और बैंकिंग वाले इसे देंगे। बोले सर सबके लिए कॉमन टेस्ट? जी हां, सबके लिए कॉमन टेस्ट। रीजन क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आप और हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लगभग सेम जैसा सिलेबस है रेलवे, एसएससी और बैंकिंग का। यानी कि इन तीनों में कुछ कुछ अंतर है। कहीं जीके पूछा जा रहा है, कहीं नहीं पूछा जा रहा है, कहीं इंग्लिश का लेवल थोड़ा टफ है, कहीं मैथ का लेवल कहीं थोड़ा टफ है। यानी सबके अंदर लगभग पूछा एक जैसा ही चीज जा रहा है। थोड़ा बहुत जो इनके पाठ्यक्रम में परिवर्तन है या अंतर है, उसको अभी अध्ययन करके दूर कर दिया जाएगा, यानी कि पाठ्यक्रम एक जैसा कर दिया जाएगा। आपके सवाल मैं समझ सकता हूं। सबसे बड़ा सवाल यह होगा हमारे पेपर का क्या होगा, जिसके फॉर्म हमने भर रखे हैं। स्पेशली रेलवे वाले विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा सवाल है, सर हमने जो फॉर्म भर रखा है उसका क्या होगा? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हो सकता है सीईटी के माध्यम से ही आपका एग्जाम हो। बोले सर हमने जो रेलवे का एग्जाम भर रखा है वो तो 10th बेस और 12th बेस है। चिंता मत करिए, केंद्र सरकार ने यही प्रोविजन किया है कि आपका ये एग्जाम 3 लेवल पर होगा। कैसे होगा? सीईटी होगा तो सही, लेकिन वो मैट्रिकुलेट लेवल का भी सीईटी होगा, हायर सेकेंडरी लेवल का भी सीईटी होगा और ग्रेजुएशन लेवल का भी सीईटी होगा। यानी सीईटी तो होगा 3 लेवल का, 10th लेवल सीईटी, 12th लेवल सीईटी, 12th और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी। यानी 3 अलग अलग तरह के एनईटी हो जाएंगे, यानी कि सीईटी हो जाएंगे। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब बड़ा सवाल बनता है, सर इसका मकसद क्या है? आफ्टर ऑल इससे होगा क्या? अल्टीमेटली इसका फायदा क्या होगा? अगर फायदे की मैं बात करता हूं, इससे पहले आपके मन के जो सवाल हैं उन्हें मैं दूर कर दूं। सीईटी एक बार आपने दे दिया, सर ये साल में सीईटी कितनी बार होगा? मेरे प्यारे साथियों, सीईटी का एग्जाम साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। नंबर दोबारा सुनिएगा, कितनी बार आयोजित किया जाएगा? 2 बार सीईटी आयोजित किया जाएगा। बोले उसका फायदा क्या होगा? मैंने कहा आप जब एग्जाम दे लेंगे तो एग्जाम देने के बाद में आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा। उदाहरण के रूप में समझिए, मैं आपसे एक टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं, आप इस तरह से समझिए। बैंकिंग, रेलवे और एसएससी वाले, इन सबको बोलता हूं, आप सबका एक ओपन टेस्ट है। आप सब आए और उस टेस्ट को दिए। अब जब टेस्ट को आपने अप्लाई किया, उस समय आपके 100 नंबर अगर आए,
100 में से यदि 100 नंबर आए या 90 से 100 के बीच में आए तो आप इस सर्विसेज के लिए योग्य हैं, या इतने नंबर आए तो आप इस सर्विस के लिए योग्य हैं, इतने नंबर आए तो आप इस सर्विस के लिए योग्य हैं। यानी कि जिनको अपनी तरफ से रिक्रूटमेंट देना होगा, रेलवे बोर्ड, एसएससी या बैंकिंग, इनको अपनी तरफ से जब नौकरी के लिए बुलाना होगा आपको, तो वो अपनी तरफ से कुछ क्राइटेरिया रख देंगे। ये क्राइटेरिया रख देंगे कि सीईटी में इतना नंबर अगर होगा तो बैंक के लिए अप्लाई कर दो। यदि आपको लगता है कि भाई अगर एसएससी के लिए होगा तो एसएससी वाले इतने नंबर वाले एसएससी में अप्लाई कर दो। फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ मेरे प्यारे साथियों, सिंगल तैयारी से 3 नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप। दोबारा सुन लीजिए, सिंगल तैयारी से 3 नौकरियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी 3 नौकरियां एक टेस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। यही सरकार का प्रयास है। नंबर 1 बात, आप कहेंगे सर एग्जाम तो होते ही नहीं है, फिर क्या मकसद रह जाएगा इस चीज का? मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम हर 6 महीने में होंगे, यह पहले से ही नियम बना दिया गया है। हर 6 महीने में सीईटी होगा और आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। फिर आप सवाल पूछेंगे, फिर सर अब एक बात बताइए, रेलवे में जाएंगे तो रेलवे का एग्जाम करवाएगा कौन फिर बाद में? मैंने कहा सीईटी पास कर लिया एक बार आपने, फिर आपको बुलाएगा रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड अलग से आपके लिए कुछ पैमाने रखेगा, जैसे कि भाई सीईटी का इतना स्कोर है, आ जाइए, अब आपको ये फिजिकल देना है, ये मेडिकल देना है। इस आधार पर जिसकी मेरिट हाई है वो नौकरी ले जाए, जिसकी नहीं है वो नहीं ले जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हर जगह एक ही टॉपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? क्योंकि आप में से कुछ विद्यार्थियों का बैंक में इंटरेस्ट है, किसी का एसएससी में इंटरेस्ट है, किसी का रेलवे में इंटरेस्ट है। हर किसी को अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर ही तो नौकरियां लेनी होंगी, तो बस स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें बट जाएंगी। फिर एक सवाल बनता है, सर इसका फायदा और क्या होगा? हमने कहा भाई इसकी वैलिडिटी 3 साल है, यानी किसी को अगर स्कोर कार्ड मिल गया तो भाई अगले 3 साल तक वो वैलिड है, यानी 3 साल तक वो उसके माध्यम से नौकरी पा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ? एक बार आपने सीईटी पास कर लिया तो 3 साल तक जितनी भी नौकरियां निकलेंगी, चाहे बैंक में निकले, चाहे एसएससी में निकले, चाहे रेलवे में निकले, उन सब नौकरियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप सवाल पूछेंगे, सर मेरा मान लो एक बार सीईटी में स्कोर कम आ गया, एक बार के लिए उदाहरण मान लो सर मेरे 100 में से 100 नंबर का सीईटी हुआ और उसके अंदर सर मेरे 60 नंबर आ गए। अब मैं चाहता हूं कि ये नंबर बढ़ा लिए जाएं, तो कौन सा वाला वैलिड होगा? भाई आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, इवन जब तक आपका एज अलाउ करता है। बोले इसका मतलब एज का क्राइटेरिया होगा? बिल्कुल होगा, और बिल्कुल रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया भी यहां पर अप्लाई होंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, इनको जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में वो भी मिलेगा। और इसके माध्यम से मेरे प्यारे साथियों, आपको जितनी बार सीईटी को क्वालिफाई करना है करते रहिए। सर दूसरी बड़ी बात क्या है? मैंने कहा सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि यह भारत के 1000 सेंटर पर कराने का लक्ष्य रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, 1000 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें से 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं, जिनमें यह एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर सवाल पूछा गया, सर 1000 डिस्ट्रिक्ट्स में यह एग्जाम होगा कैसे? ऑफलाइन की ऑनलाइन? मोड जो सेलेक्ट किया गया है वो ऑनलाइन एग्जाम मोड सेलेक्ट किया गया है। आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम से इसमें बिठाया जाएगा। फिर सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, किसी को अगर इस प्रकार से कोई असुविधा होती है तो सरकार क्या ख्याल रखेगी? बिल्कुल सरकार ख्याल रखेगी। इसके लिए प्रॉपर तरीके से जानकारी, प्रॉपर सिलेबस, पूरी एक अलग एजेंसी जो कि इस प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, वो आपके सामने निकल करके आएगी। अपने आप में यह एक बहुत ही बड़ा कार्य है जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखना यह बाकी है कि इसकी वजह से आप लोगों के चैलेंजेस कितने कम होते हैं। इतना तो तय है कि चैलेंजेस कम होंगे। कैसे कम होंगे? इसलिए कम होंगे, सबसे बड़ी बात तो कि इतने मास स्केल पर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आप में से कई विद्यार्थी जब कई प्रकार के फॉर्म भरते थे तो बड़ा अमाउंट खर्च होता था। रेलवे का भी भर दिया, एसएससी का भी भर दिया, बैंक का भी भर दिया, और सबसे बड़ी दुविधा यह होती थी कि भाई मुझको बैंकिंग के अंदर अगर जाना है तो भाई मैं बैंकिंग की तैयारी के साथ साथ एसएससी की तैयारी कैसे करूं, क्योंकि दोनों के पाठ्यक्रम में थोड़ा अंतर है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बड़ी लिमिटेड हो जाती थी। जो विद्यार्थी हमारे बैंक वाले होते थे वो केवल बैंक की ही तैयारी कर रहे होते थे, एसएससी वाले केवल एसएससी की तैयारी कर रहे होते थे। अब यह होगा कि एक ही विद्यार्थी को इन तीनों प्रकार के एग्जाम में एक ही बार में बैठने की इजाजत हो जाएगी, यानी तीनों नौकरी के लिए वो एक ही बार में एलिजिबल हो गया। ऐसी स्थिति में एक ऐसा सिलेबस लिया जाएगा जो तीनों परीक्षाओं में कॉमन होगा। अभी भी अगर आप ध्यान से देखें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, ये पांचों चीजें सब में कॉमन हैं। थोड़ा बहुत अगर हम पकड़ के चलते हैं तो बैंकिंग में जीके नहीं आती, लेकिन जो मास स्केल के ऊपर हम जब चलते हैं तो एसएससी और रेलवे में सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। ऐसी स्थिति में बैंकिंग वालों को अभी से अगर तैयारी करनी है
तो वो जीके की तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि मेजॉरिटी जीके पढ़ने वालों की है। ध्यान से सुनिएगा और यहीं पर मेरा विज्ञापन स्वीकार कर लीजिएगा। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके माध्यम से आप अनअकैडमी पर मेरा जीके वाला बैच पढ़ सकते हैं। बैच शुरू हो रहा है आज से। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंकिंग वालों को मैं बता रहा हूं, भैया आपका जो जीके था अब तक, वो जीके भी पढ़ना होगा, क्योंकि मेजॉरिटी करोड़ों में फॉर्म रेलवे वाले बच्चे भरे हुए बैठे हैं, लाखों में फॉर्म जो है वो एसएससी वाले भर के बैठे हुए हैं। तो जो संख्या है वो एसएससी और रेलवे वालों की ज्यादा है। ऐसी स्थिति में सबको जब क्लब किया जाएगा तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगा, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सबको सब प्रकार की चीजें करनी होंगी। यह है आपके सामने पूरा सीईटी का एनालिसिस। मेरा मानना है कि आप लोगों को इस एग्जाम के अंदर, हाँ, फॉर्म भरते समय आपको कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, आपको कौन से दिन एग्जाम देना है, इसकी सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। सीईटी स्कोर वर्तमान में तो केंद्र सरकार की इन तीनों नौकरियों में काम आएगा ही। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथियों, सीईटी का जो उपयोग है वो इसके अलावा एक जगह और होगा। अगर राज्य सरकारें भी चाहेंगी तो वो भी इस सीईटी का उपयोग करके आप लोगों को अपने हिसाब से एग्जाम के लिए बिठा सकेंगी। साथ ही साथ सरकार प्रोविजन इस प्रकार से कर रही है कि यदि किसी प्राइवेट कंपनी ने भी सीईटी का स्कोर कार्ड मांगा तो उन्हें भी आपका सीईटी का स्कोर कार्ड पकड़ा दिया जाएगा कि इस आधार पर नौकरी दे दीजिए। यानी इस देश के अंदर जितने भी युवा हैं वो सीईटी स्कोर के आधार पर नापे जाएंगे। ये अपने आप में शिक्षा में किया गया सराहनीय कार्य है, लेकिन देखना यह होगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कितना सही से होता है, क्योंकि असल में अब तक जितने भी कार्य किए गए उद्देश्य सही था। वही वाली बात है कि नोटबंदी भी उद्देश्य सही के साथ की गई थी, इंप्लीमेंटेशन में फॉल्ट आ गया। इसी प्रकार से भाई जो भी उद्देश्य अच्छे हैं, इंप्लीमेंटेशन कितना सही होता है, क्योंकि जीएसटी जब आया था तो देश की जीडीपी 2% बढ़ेगी, यह वाली बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में जीडीपी फ्लैट हो चुकी है। तो देखना होगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कितना सही होता है। अल्टीमेटली अभी तो इसके साथ में होप फॉर द बेस्ट है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है हम सबके साथ में कुछ अच्छा होगा, यही मानना है। तो आप लोगों के लिए अब आने वाला जो साल है पूरी तरह से मेरे प्यारे साथियों ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सरकार का मानना है कि इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठते हैं उनकी संख्या 5% कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि बार बार वही बच्चा दोबारा एग्जाम देगा नहीं, क्योंकि एक बार जिसका स्कोर अच्छा बन गया वो दोबारा एग्जाम क्यों देगा। जिसने अपने आप में पहले ही टॉप कर लिया वो दोबारा स्कोर देने के लिए करेगा नहीं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बधाई हो आप सभी को कि हम लोग शायद इस समय 19,000 क्रॉस कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ और है जो मध्य प्रदेश ने कर दिया है। भाई साहब, मध्य प्रदेश सरकार को शायद इस बात की जानकारी ना हो कि सीईटी के दायरे में अगर वो भी आ गए तो उन्हें भी मान्यता देनी होगी। क्या है स्थिति, जरा ध्यान से सुनिएगा। सब मध्य प्रदेश सरकार ने कल एक चौंकाने वाला निर्णय किया, और क्या किया कि मध्य प्रदेश के अंदर नौकरी करने के लिए मध्य प्रदेश का होना आवश्यक है। यह किसने कह दिया? मध्य प्रदेश ने कह दिया कि अगर एमपी के हैं तो ही आप एमपी में नौकरी कर पाएंगे। यह मध्य प्रदेश सरकार ने कल फैसला सुना दिया सर। जब जैसे ही ये वाली बात सुनाई सर मध्य प्रदेश सरकार ने कि एमपी के बच्चे ही एमपी के रिसोर्सेज का लाभ ले पाएंगे, कोई अन्य राज्य से यहां पर नहीं आ सकता, तो बड़ी बहस छिड़ गई है इस बात के ऊपर। और द हिंदू के अंदर हो सकता है आज ही पूरा एनालिसिस आ जाए इसके ऊपर। आने वाले टाइम में इसके ऊपर बड़ा एनालिसिस आने वाला है कि सरकारी नौकरी में राज्य के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना सही है अथवा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इसको लेकर के अपने जो वर्तमान संविधान है उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं वो आपके सामने है। मेरे प्यारे साथियों, आपके संविधान की अपना जो संविधान है उसका आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए सरकार यानी कि राज्य सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करके इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकती हैं। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट जो कि स्टेट के अंदर दिए जाएंगे उसमें सभी सिटीजन्स को बराबर माना जाएगा। वहीं आर्टिकल 16(2) कहता है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी राज्य जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड एनी ऑफ देम। तो फिर मध्य प्रदेश सरकार ने ये डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर किया? इसी प्रकार से आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है कि सरकार को इस प्रकार से कि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार को छोड़ करके अपने यहां की गवर्नमेंट नौकरी के अंदर स्पेशल प्रोविजन बनाने का अधिकार है। तो असल में जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया वो प्लेस ऑफ बर्थ को यूज ना करते हुए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने के आधार पर यह कार्य किया है। इसी कारण से बहुत सारी राज्य सरकारें
आपके जन्म प्रमाण पत्र को नहीं मांगती, बल्कि आपसे मांगती है कि आपने 10th कहां से की है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको राज्य में रहते हुए कितने साल हो गए। यानी इस नियम का आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 है, वो कहता है कि सरकार चाहे तो ऐसा प्रोविजन बना सकती है जिसमें कि रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंस को ध्यान में रखा जाए, रहते कहां हो इसको ध्यान में रखा जाए। कैसे? तो उसके अंदर ये क्या गोला घुमा देते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ की जगह ये कह देते हैं 10th जहां से पास की होगी वही बच्चा जाके अलाउ हो पाएगा। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 10th का आपके आर्टिकल में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो बच्चा 10th वहां से किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसने बचपन की पढ़ाई भी वहीं से की होगी, सामान्यतया ऐसा होता है। इसलिए बहुत सारे राज्य सरकार, कई राज्य सरकार 15-15 साल का क्राइटेरिया लगा के रखती हैं कि 15 साल से यहां रह रहा होगा। इस प्रकार की चीजें अब फिर से बहस में हैं। अब देखना होगा कि वर्तमान में जो आरक्षण चला आ रहा है, जो कि कास्ट बेस है, मैनेजमेंट कोटा है, जेंडर बेस है, अब वो क्षेत्र के आधार पर अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे कैसे चैलेंज किया जाएगा, क्या इसके पैमाने होंगे, एक एक करके इस मुद्दे के ऊपर चर्चा किया जाना बाकी है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भैया बात ऐसी है कि हमारा तो इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, उसके बावजूद भी पता चल रहा है कि हम बहुत पीछे हैं यार। 85 देशों के बीच में एक सर्वे कराया गया, और 85 देशों के बीच में जो सर्वे कराया उसका नाम था सर्फ सार्क। सर्फ शार्क नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, उसने सर्वे कराया, और सर्फ सार्क ने क्या पाया कि भारत का जो स्थान है 85 देशों के अंदर 57वां रैंक आता है भाई साहब भारत का। किसमें? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में, यानी कि आपको जो इंटरनेट की क्वालिटी वगैरह मिल रही है उसमें, और उसमें जो टॉपर निकल के आया सबसे ज्यादा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इंटरनेट की उपलब्धता, इंटरनेट के आधार पर आपको सुविधाओं का प्राप्त होना, डिजिटल सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, उनमें डेनमार्क नंबर 1 पर आया। ये तो यार ऐसा हो गया, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, ये तो ऐसे हो गए यार, ये हर चीज में टॉप मारते हैं यार। डेनमार्क आ गया, नंबर 2 स्वीडन आ गया, तीसरे पे कनाडा आ गया, चौथे पे फ्रांस, पांचवे पे नॉर्वे। ये डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स में आए हैं। मोस्ट अफोर्डेबल प्लान, वही वाली बात है जी, अपने यहाँ पे इंटरनेट सस्ता है ना, तो मोस्ट अफोर्डेबल यानी सबसे सस्ते दामों पर कहां मिलता है या सबसे इजीली कहां इंटरनेट एक्सेस होता है, तो वहां इजराइल टॉप कर गया। लेकिन हाँ, यहां थोड़ा सम्मानजनक स्कोर हमें भी मिला है। 9वें नंबर पर हम आए हैं कि यहां पर इंटरनेट सुलभ किया जा सकता है, आसानी से आपको मिल सकता है, तो 9वें नंबर पर इंडिया पहुंच गया। जनाब बात यह है कि इंडिया के अंदर मोस्ट अफोर्डेबल की जब बात की जाती है तो आपके लिए लागू होती है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन, महाद्वीप यूरोप है, बाल्टिक सागर में यह स्थित है। यह आपके सामने पूरी जानकारी डेनमार्क के बारे में आ गई। आगे बढ़ते हैं सर जी। सीमा सुरक्षा बल, जिसे आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, उनको अपना नया महानिदेशक मिल गया है, और भैया इन महानिदेशक का नाम क्या है? राकेश अस्थाना। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले नहीं है बेटा, ये सीबीआई वाले हैं। इनको एक बार सीबीआई के अंदर विशेष रूप से डायरेक्टर बनाया गया था, याद करिए, स्पेशल हेड बनाया गया था इनको सीबीआई का, याद है भाई? याद करो, कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को इनका नाम पढ़ाया था, याद कर लो। मैंने आपको बताया था ब्रिक्स की समिट हुई थी ड्रग्स के ऊपर। ब्रिक्स की समिट में भारत की तरफ से इंटरनेशनल ड्रग एसोसिएशन की तरफ, इंडियन ड्रग एसोसिएशन की तरफ से या ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इन्होंने ही हेड किया था, अगर याद हो तो आप लोगों को। तो राकेश अस्थाना आईपीएस अधिकारी हैं, गुजरात कैडर के अधिकारी हैं, और इन्हें बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, मेरे प्यारे साथियों, क्या बना दिया गया है? इनको हेड महानिदेशक बना दिया गया है। आईपीएस अधिकारी हैं भैया, याद कर लो। आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट करो कि आपके जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उन सबके जो हेड होते हैं वो आईपीएस अधिकारी होते हैं, ना कि कोई सेना का अधिकारी, याद रखिएगा। फिर चाहे वो बीएसएफ हो चाहे सीआईएसएफ हो, याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं भैया। आईपीएल होने जा रहा है। आईपीएल जो है इसके पीछे मतलब कोई भी पीछे मुद्दा है पीछे नहीं रह रहा है। अभी क्या हो रहा है? आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर, आप में से कई लोग तो जानते होंगे, हालांकि आईपीएल के बारे में ज्यादा जानकारी आप ही के पास है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, टाइटल स्पॉन्सर जैसे थोड़े दिन पहले वीवो था, वीवो को लोगों के विरोध के कारण हटा दिया गया। हमने सेम डे न्यूज भी पढ़ाई गई थी कि वीवो के पास से टाइटल स्पॉन्सरशिप हटा दी गई थी। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में ये जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, ये वीवो से लेकर के किसको दे दी गई है? ड्रीम 11 को दे दी गई है। भाई ड्रीम 11 करता क्या है यार? ये असल में आपकी वो बनाता है ना, आप जो क्रिकेट के अंदर एक तरीके से समझ लीजिए ऑनलाइन बैटिंग करवाता है, सट्टा लगवाता है। ये कैसे? आप अपनी टीम बनाइए, कौन विनर हो रहा है उसके आधार पर आपको चीजें मिलती जाएंगी, है ना। अब ऑनलाइन सट्टा बोल दिया जाएगा, इसके ऊपर आप मतलब कोई भी कह सकता है सर ये तो गलत बोल रहे हो, लेकिन सच्चाई है भाई।
देख लीजिएगा एक बार, पता चल जाएगा ड्रीम 11 क्या करवाता है। ड्रीम 11 जो है इसको आप लोगों ने मतलब आईपीएल की बिड के अंदर इसको कितना मिल गया है, 222 करोड़ के अंदर भैया इसने ये बिड जीत ली है आने वाले 3 साल के लिए। ये अब क्या बनेगा, ये फैंटेसी क्रिकेट लीग प्लेटफॉर्म है। 222 करोड़ रुपए में इसने टाइटल स्पॉन्सरशिप, यानी जिसमें लिखा आएगा ड्रीम 11 प्रेजेंट्स आईपीएल 2020, कुछ उस प्रकार से चीजें लिखी आएंगी। हाँ, इसमें आपका अनअकैडमी भी शामिल था, ये बात भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत समय से कह रहे हैं। जी हाँ, तीसरे नंबर पर हम ही लोग थे। तीसरे नंबर पर हम लोगों ने 170 करोड़ से ऊपर का बिड लगाया था, जिसमें हमने ये कहा था कि टाइटल स्पॉन्सर अनअकैडमी को मिल जाए। इससे ऊपर बायजूस था, बायजूस के बाद अनअकैडमी था, इससे पहले टाटा वगैरह को तो हम ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके थे। तो वर्तमान में आपके सामने ये बात निकल के आती है। ठीक है भाई, सत्यपाल मलिक जो है, इनको मेरे प्यारे साथियों आपके हाल ही में नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये अभी कहां के राज्यपाल थे, ये इससे पहले गोवा के थे, इन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। मेघालय जो है वो मेघों का आलय, यानी कि जहां पर मौसिन राम स्थित है, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश नोट की जाती है, वो है मेघालय। मेरे प्यारे साथियों, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पहाड़ियों के बीच में जब कीप जैसी आकृति बन जाती है, फनल जैसी आकृति बन जाती है, जब साउथ वेस्ट मानसून वहां जाता है तो बरसने के लिए मजबूर हो जाता है। उसी मौसिन राम के बगल में चेरापूंजी स्थित है। पहले चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती थी, अब मौसिन राम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसी मेघालय का इन्हें क्या बना दिया गया है, राज्यपाल बना दिया गया है। भैया ये उपराज्यपाल से प्रमोट होते हुए घूम रहे हैं, देख लीजिए, बड़ा ट्रांसफरेबल जॉब चल रहा है इनका। सत्यपाल मलिक पहले जम्मू कश्मीर के रहे, उनकी जगह गिरीश मुर्मू को बैठाया गया, फिर ये यहां से चल दिए गोवा, बढ़िया जगह घूमे, अब चले गए मेघालय, बहुत बढ़िया चल रहा है सर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश वाले लोग जो थे भैया, बनारस रेलवे स्टेशन पर जब जाया करते थे, मैं खुद भी बनारस गया हूं। असल में क्या होता है कि बनारस रेलवे स्टेशन की जब गूगल पे आप ढूंढेंगे ना नेट पे कि बनारस में रेलवे स्टेशन क्या है, अगर आपको नहीं पता है कि बनारस रेलवे स्टेशन क्या है, तो मुंडिया मंडू डी करके नाम से रेलवे स्टेशन होता है। यूपी वाले जानते हैं, ये मांडू डी करके स्टेशन है। अब आपको नहीं पता है तो आप ढूंढ नहीं पाते बनारस का रेलवे स्टेशन, बड़ी दिक्कत होती थी जनाब। ऐसी स्थिति में अब उसका नाम बदल करके, मांडू डी का नाम बदल करके जो रख दिया गया है, ये बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया। थोड़ा सा सिटी से बाहर की तरफ है ये, जितनी भी आपके कलकत्ता वाली रेल लाइन निकलती हैं, ये यहीं से होकर निकलती हैं, और इसका नाम मांडू डी रेलवे स्टेशन का बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हुई है चर्चा उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, लोकसभा सीट 80, भारत में सर्वाधिक, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा 404, 403 प्लस 1 है, 1 नॉमिनेटेड है, विधान परिषद 100 विधानसभा और विधान परिषद रखने वाले भारत में कुल 6 ही राज्य हैं, जिनमें यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, जिनमें विधान परिषद भी उपस्थित होती है। इसे हम क्या कहते हैं, बाइकैमरल व्यवस्था कहते हैं जनाब। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर साझा होते हैं नेपाल के साथ, बिहार के साथ, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनके साथ में आपके उत्तर प्रदेश के बॉर्डर साझा होते हैं। ठीक है भैया। आज के अवार्ड्स में भैया आपको मिल रहा है सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019, जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स की चुनौतियों को दूर करने के लिए दिया गया है प्रिया प्रकाश को, जो कि फाउंडर हैं हेल्थ सेट गो की। मेरे प्यारे साथियों, हेल्थ सेट गो की जो फाउंडर है, जिनका नाम है प्रिया प्रकाश, मेरे प्यारे साथियों, उन्हें क्या मिला है आपका अवार्ड, ये जो मैंने आपको बता दिया वो मिला है। मैं असल में ढूंढ रहा हूं अपने उन मित्रों का नाम जिन्होंने, नेशनल डिटेल भी आपके सामने है, गुयाना के अंदर नेशनल डिटेल में आपके सामने मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। राजधानी जॉर्ज टाउन हो गई, मुद्रा गुयाना डॉलर, राष्ट्रपति डेविड ए ग्रेजर, महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, ये रहा गुयाना, सूरीनाम और वेनेजुएला के बीच में दक्षिण अमेरिकी देश है जो आपके सामने है। मेरे प्यारे साथियों, कल आपसे ये 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं, 19 अगस्त और 21 अगस्त। 19 अगस्त विश्व मानवतावासी दिवस और कल जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस होगा। कल मैंने आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे, इंपॉर्टेंट सवालों में मेरे सामने जो अच्छे जवाब प्राप्त हुए, उनमें एन के बिश्नोई ने, कल के सवालों का जवाब सबसे ज्यादा लाइक किया गया है उनका जवाब, अमेरिकी राज्यों की सीधी सीमा क्यों नहीं है, इसे माप कर क्यों बनाइए, सर प्रश्न की बहुत मांग है, तो इनका एन के बिश्नोई जी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी प्रकार से दीपक गुप्ता जो है, इनको दीपक गुप्ता ने, चौधरी जो है उन्होंने, सोनू कुमार पांडे, मानसी पंत, ड्रीम आरएएस, विशाल विश्वकर्मा, विपिन बिहारी, यश साहू, पीयूष बसक, गोपाल सिंह, सौरभ चौधरी, राविराज कुमार, राजस्थान टूरिज्म के नाम से भी बच्चों ने आंसर दिया है, सरिता ठाकुर, और मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बिल्कुल मंडी क्रिएशन नाम से भी विद्यार्थी हैं। चलिए, बहुत अच्छे विद्यार्थियों ने आंसर दिए। आज के आपके सामने सवाल थोड़े और हमने टफ कर दिए हैं, जो कि आपको क्लास के खत्म होने पर कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताने हैं। रशिया ने पेटेंट किया है कोरोना वैक्सीन का, किस नाम से किया? दूसरा, अमेरिकी का मतलब अरब कंट्री बिकेम द थर्ड टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो कौन सा देश है जिसने अभी इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए हैं?
तीसरा सवाल है गवर्नमेंट कैन मेक, सरकार संविधान के अनुसार नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण रख सकती है, यह आपको बताना है। तो ये प्यारे सवाल है सारे की सारे, आप इनका अपने कमेंट बॉक्स में आज आंसर दे दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को यह सेशन बेहद पसंद आया होगा। आपको इस पूरे सेशन की डिटेल यानी पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जिस पर जुड़े हुए हैं 1,68,000 अंकित परिवार के सदस्य। जो मैंने पढ़ाया उसकी पूरी पीडीएफ आपको यहां पर प्राप्त होने वाली है। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ में आज जुड़ के पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी का, भैया फिर से बता रहा हूं, सीईटी के लिए पढ़ लो बेटा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है आप लोगों के लिए। अंकित 10 है, स्टैटिक जीके का सर्व प्रमुख बैच है, एसएससी के अंदर चल रहा है। सारी पुरानी क्लासेस सब मिल जाएंगी आप लोगों के लिए, बहुत फायदेमंद बैच है, मात्र 4800 रुपए में है। और भैया 4800 पे भी अंकित 10 लगा दोगे तो 4320 का मिलता है। स्पेशल क्लास देखते हो तो ये तो 3000 से भी कम का पड़ जाता है, मतलब 4000 से भी कम का पड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज बैच है, और 6000 रुपए का इसका 1 साल का है। बेहतर तो यही रहेगा, 5400 रुपए का मिलता है अंकित 10 लगाने के बाद में। अंकित 10 लगाते समय याद रखना, अंकित और 10 के बीच में स्पेस मत देना, अंकित को कैपिटल लेटर में लिखना। और यूपीएससी वाले बच्चे ध्यान दे ले बेटा कि हाँ, एक तो चीज ये है, दा हिंदू पढ़ा करो यार, दा हिंदू में इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं, दा हिंदू के लिए समय निकालो, एक अलग ही लेवल का आइडिया सेट हो जाएगा, मतलब एकदम अपर लेवल पे चले जाओगे, चीजें कुछ सीखोगे। आ जाओ दा हिंदू पढ़ने, दोपहर 2 बजे मुफ्त में है सबके लिए, बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे जा रहा है ये, ठीक है ना। और रोजाना होता है, दोपहर 2 बजे होता है, और इसका लिंक जो है मैं आपके कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा, घंटे भर में आपको वो मिल जाएगा, उस पर जाके क्लास में पहुंचो सीधे। और एनसीईआरटी के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं, फिर से कह रहा हूं बेटा, यूपीएससी की तैयारी अगर 2021 में प्लान कर रहे हो, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनलाइन में इस समय आपके सामने कंपटीशन ही नहीं है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, समझ में आ रही है बात। एनसीईआरटी को पढ़ा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी यूपीएससी सीएससी के अंदर, इसका यूज कर लो, रेफरल कोड है अंकित 10, उपयोग करके 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो और इसके अलावा ऐसे की, एथिक्स की, ऑप्शनल की सारी क्लासेस मिल जाएंगी एक ही रेफरल कोड में। यार 40,000 का बैच है, उसको अंकित 10 रेफरल कोड लगाओगे 36,000 का पड़ जाएगा। आइकॉनिक चाहिए 60,000 का है, 56,000 का पड़ जाता है, मतलब 59,000 का पड़ जाता है। कहने का मतलब ये, और ईएमआई लगा के 2,500-3,000 का पड़ता है। पॉइंट क्या है, इसको ऐसे समझो कि इस समय ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर बाद में कहोगे कि सर पहले नहीं बताया था आप लोगों ने ये सारी बातें। बस हाँ, मुझसे अगर पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि मैं कई बच्चों को कॉल करके या फिर उनको चैट करके या फिर उनके साथ में अपने मेंस आंसर सीरीज का मैंने अलग से एक ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर एंट्री तभी मिलेगी जब रेफरल कोड अंकित 10 लगा के लाओगे, है ना। तो उसका निकाल के आपको मेल का इनवॉइस का फोटो खींच लेना है, जब मैं मांगू तब मुझे शो कर देना है। डन। तो चलिए साहब, इसी के साथ में फिर मुलाकात होती है आप सबसे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।